नमस्कार, मैं राकेश कुमार पांडे, दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में पिछले 30 वर्षों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज मैं अपने ऑनलाइन एजुकेशन पे कुछ विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ आंकड़े बता दूं जिससे चर्चा में आसानी होगी। अभी हमारे देश में कुल 130-40 करोड़ की जो जनसंख्या है, उनमें से शिक्षा लेने वाले लोगों की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, वो कोई 55 से 60 करोड़ की है। आप ये मान लें कि 5 से 18 साल के जो लोग हैं वो स्कूली शिक्षा के लिए एलिजिबल हैं और वो करीब 35 से 40 करोड़ के लोग हैं और 18 से 25 साल जो हायर एजुकेशन की उम्र में आते हैं वो कोई 15 से 20 करोड़ ऐसी जनसंख्या आबादी है हमारे देश में। इस पूरे 55 से 60 करोड़ की जो आबादी है, अगर हम इसको ये चाहें कि सरकार मुफ्त में शिक्षा दे और जो होनी भी चाहिए, अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। तो लेकिन अगर आंकड़े देखें, हम गणना करें तो इसमें कम से कम 1 लाख प्रति विद्यार्थी ऐसा एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है जिसमें हम ये मान सकते हैं कि इतना खर्च सरकार को आएगा। इसमें मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादा खर्च होता है, इंजीनियरिंग में भी थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन बाकी ऐसे भी कई कोर्सेज हैं जिसमें कम खर्च होता है। लेकिन मिला जुला करके अगर हम 1 लाख का एवरेज माने तो उस हिसाब से 55 से 60 करोड़ लोगों को शिक्षा देने के लिए 55 से 60 लाख करोड़ ऐसा बजट में हमको प्रावधान बनाना पड़ेगा। अगर हम अपनी सरकार की, अपने देश की बजट की बात करें, देश का जो पूरा बजट है हमारा, वो पूरा बजट ही 30 लाख करोड़ का होता है, जो ये शिक्षा का बजट हमने जोड़ा उसका बिल्कुल आधा है। और ये 30 लाख करोड़ के बजट में से हमारा देश अभी 1 लाख करोड़ से कुछ कम शिक्षा पे खर्च करता है। ये 30 लाख करोड़ का हमारा पूरा बजट है, इसमें सारे खर्चे इसी में से होने हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर का हो खर्चा, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे और कोई बिजनेस पे खर्च करना हो, कोई और मॉडल पे खर्च करना है, डिफेंस पे खर्च करना है। इन सबको मिला जुला करके यही हमारे पास बजट है, जिसमें से 1 लाख करोड़ तो हम खर्च करते हैं शिक्षा पे। ये 3% पूरे बजट का बनता है, जिसको कि हमारी कई टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती हैं कि इसको 6% किया जाए। 6% का मतलब ये हुआ कि 1 लाख करोड़ से बढ़ा करके इसको 2 लाख करोड़ के आसपास का खर्च किया जाए। लेकिन जैसा आंकड़े बताया मैंने, उन आंकड़ों के हिसाब से 2 लाख करोड़ भी 55 से 60 लाख करोड़ की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बहुत कम है। तो इस कमी को कैसे पूरा किया जाए, इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते नजर आते हैं। एक तो ये कि जो ऐसे एनजीओज हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे एजुकेशन पे आना चाहते हैं, उनको अगर किसी रेगुलेशंस के अंदर वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर इसको रेगुलेट कर दें और उनको हम प्रमोट करें, अलाउ करें या इनकरेज करें, तो शायद कुछ हद तक हम इस कमी को पूरा कर पाएंगे। लेकिन एक दूसरा जो हल नज़र आता है और जो काफ़ी चर्चा में है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन का। हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस पे काफ़ी जोर सा दिया हुआ है, ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं ये एक समझ सी बनी है, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको ये लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब के द्वारा, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में लॉजिस्टिक्स पे अगर बात करें तो इसमें सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट का खर्चा सा लगता है कि आप सिर्फ एक बार ऑनलाइन मटेरियल बना लीजिए और इसको नेट पे डाल दीजिए, और फिर अगर आपने इसको ओपन कर दिया सारे
और ऐसे कई साइट्स भी हमने तैयार किए हैं, भारत सरकार ने तैयार किए हैं, जो मूक के नाम से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज करके तैयार है, जिसमें स्वयं है, NPTEL है, इसमें कई सारे कोर्सेज डाले गए हैं। और ये एक समझ सी बन रही है जो एकेडमिक्स में, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनको ये लगता है कि ये एक बार हो जाए तो हम शायद ये जो कमी है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं सबके पास, सारे विद्यार्थियों के पास, सारे विद्यार्थियों को जो पढ़ना चाहिए वो हम नहीं पढ़ने दे पा रहे हैं, तो वो इससे हल हो पाएगा, ऐसा एक महसूस सा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा भ्रम है। कई लोग तो ये भी समझते हैं कि शायद कुछ सालों के बाद जो क्लासरूम टीचिंग है उसकी ज़रूरत तक नहीं रह जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें सही ढंग से एनालाइज करने की ज़रूरत है। मैं इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे तो अभी तक मैंने बात की कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ की बात करनी चाहिए, जिससे अभी तक हम लोग बचते रहे हैं। और हम अभी जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में तो कई एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं हमारे से, कई काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन की कोशिश की है, और उनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी अगर हम उन अनुभवों का हम लाभ लें, तो शायद हम सही डायरेक्शन में कदम उठा पाएंगे। नहीं तो फिर हमारा डायरेक्शन भी गलत होगा, हमारी सोच तो गलत है ही। तो एक तो एस्पेक्ट ये है प्रैक्टिकल कि हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड कितना है, कितने लोग हैं जो डिजिटल एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन से कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये ऐसा एजुकेशन होता है जिसमें कि आप सामने आपके टीचर नहीं हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स चल रहा है जिसमें आपको सब कुछ अपने आप समझना है। तो एक तो ये दिक्कत होती है, कई बार लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और हमारे देश में कई तरह के लोग हैं, और जिन लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं, जिन पे जहाँ तक में हम शिक्षा को पहुँचाना चाहते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो डिसएडवांटेज्ड क्लास में है, जिसके पास न तो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ऑनलाइन एक्सेस कर पाएँ, और न वहाँ तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऐसी बनी है कि हम इन चीज़ों को वहाँ तक सहूलियत पहुँचा पाएँ। तो एक तो ये हमारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है। दूसरा क्या है कि अगर हम ये छोड़ भी दें सोचना कि लर्निंग आउटकम, ये पढ़ लिख करके ऑनलाइन एजुकेशन से एजुकेट होकर के जो कोई स्टूडेंट बनता है, उसको जो एक क्लासरूम टीचिंग से पढ़ करके जो बच्चा आया, इन दोनों में कंपैरिजन में कितना फ़र्क है, ये अगर मैं छोड़ भी दूं, लेकिन एक जो उससे भी बड़ा जो मुद्दा आता है वो है इनरोलमेंट वर्सेस कंप्लीशन रेशियो का। ये देखा गया है, ये यूके की एक स्टडी है जो 2013 में हुई थी, उसमें ये देखा गया कि इनरोलमेंट अगर 100 लोगों की है तो उसमें कंप्लीशन 10% से भी कम लोग करते हैं। 5 से लेकर के 7-8% तक ऐसे लोग होते हैं जो उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं। ये बहुत ही झटका देने वाला एक आंकड़ा है, जो हमारी सोच, जो हम ये समझ रहे हैं कि हम एक बार ऑनलाइन कोर्सेज अगर हमने डाल दिए नेट पे तो उससे सारी हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। तो अगर इतने से ही जिम्मेदारी पूरी करनी है तो अलग बात है, लेकिन वो शिक्षा जहाँ तक पहुँचानी थी वहाँ तक पहुँची या न पहुँची, इसके बारे में अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े हमको परेशान करने चाहिए कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ 5 से 10% ही लोग कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं। और ऐसा नहीं कि इस पे यूके में बाकी फिर आगे रिसर्च नहीं हुआ, उन्होंने इस 5 से 10% के फिगर को बढ़ा करके 80-85 तक लेकर के गए। कैसे लेकर के गए कि उन्होंने कई स्ट्रैटेजीज अपनाई, और उन स्ट्रैटेजीज को हमें डिस्कस करना चाहिए, समझना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि
ये जितने भी लोग इनरोलमेंट कराते हैं उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कोर्सेज करने में, तो उनको हमें इनकरेज करना चाहिए और बाकियों को डिस्करेज करना चाहिए। तो पहला उन्होंने ये कहा कि वी शुड आस्क द स्टूडेंट्स टू पे आउट ऑफ देयर स्किन। जब तक उनको ये महसूस नहीं होगा कि हमने कुछ पे किया है और इतना इतना ज़्यादा पे किया है जिसकी वजह से मुझे इसमें कोर्स को करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, तब तक वो कोर्स को कंप्लीट करने के मनोदशा में नहीं आते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट ये हुआ। मुझे लगता है कि इसी पॉइंट को देख करके हमें ये समझना चाहिए कि हमने जो ये सोच रखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन से हम अचीव कर पाएंगे, शायद वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर बाकी जो पॉइंट्स हैं वो ये उन्होंने देखा कि अगर तो हमने कोर्सेज में ये ध्यान रखा है कि 1 to 1 कहीं ना कहीं इंटरेक्शन उसको विद्यार्थी को महसूस हो कि वो जो लिख रहा है कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई इसका जवाब देता है, पर्सनल उसकी क्वेरीज को हल करता है। अगर ऐसा कहीं एड्रेस हो रहा है तब तो वो कंटिन्यू करता है, अदरवाइज उसका इंटरेस्ट लूज कर जाता है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा फिर ये देखा कि अगर तो वो ग्रुप में ज्वाइन करता है कोर्स, कोई 10 बच्चों का ग्रुप है जो इकट्ठा ही ज्वाइन करता है ऑनलाइन कोर्स, तो उसमें चांसेस है कि वो सारे का सारा ग्रुप पूरा कर पाए, क्योंकि उसमें से 2-4 बच्चे भी अगर कंप्लीट कर रहे हो तो बाकी बच्चों पे प्रेशर आता है कि जब वो कर रहा है और मैं रह गया पीछे, वो कहीं ना कहीं उस प्रेशर में वो काम करता है। तो आप इन कारणों को अगर एनालाइज करें तो एक चीज आपको समझना चाहिए कि ऑनलाइन कोर्सेज शायद उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद हो जो कि पहले से ये जानते हैं, पहले से ये मानते हैं, पहले से ये ठान लिया हुआ है कि मुझे ये कोर्स करना ही करना है। जिसने ये ठान लिया है, जिसको ये समझ आ गया है कि मुझे ये कोर्स करना है, उसमें तो ये कामयाब होगा। लेकिन जिसने ऐसे ही ज्वाइन किया हो, सिर्फ ये देखा कि ये कोर्स है, अच्छा कोर्स है, ज्वाइन कर लिया, उसके कंप्लीशन के करने के चांसेस नहीं है। मैं इसी मुद्दे पे बताना चाहूँगा कि मैं जैसे अंडर ग्रेजुएट क्लासेस को पढ़ाता हूँ और बाकी लोग भी पढ़ाते होंगे, उन सब ने ये महसूस किया होगा कि हमारे 50 बच्चों की क्लास में 4 या 5 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ ड्रिवन होते हैं, जिनके ये अंदर पहले से ही बैठा हुआ है, पहले से ये अर्ज, ये ड्राइव पहले से ही उनके अंदर है, ये कोर्स मुझे करना है। बाकी 90% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये ड्राइव नहीं होता। क्लासरूम टीचिंग इनके लिए ही उपयोगी होता है। हम इस ड्राइव को उनके अंदर कैसे जगा पाएं, ये टीचर्स का काम होता है। हम कैसे इंस्पायर करें उनको ताकि वो पढ़ाई में मन लगा पाएं। नहीं तो ये 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर आप ये कह दो कि आज क्लास नहीं होगी तो उनके खुशी हो जाती है। तो हम ऐसे सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं जो कि शायद सेल्फ ड्रिवन नहीं है, और इसलिए इस सेगमेंट के लिए क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो ये समझ रहे हैं अभी भी कि ऑनलाइन टीचिंग क्लासरूम टीचिंग का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये कभी भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो अपने आप को धोखे में रख रहे हैं और देश को भी धोखा देंगे। ऑनलाइन टीचिंग किन के लिए कामयाब होगा? मुझे लगता है कि ये एक वर्ग जो 25 से 35 या 40 वर्ष तक की उम्र का होता है, जिसमें कि सेल्फ ड्राइव के ज्यादा चांसेस हैं, जो ये या तो किसी नौकरी करने के टाइम में या किसी और काम करके टाइम में उसको पता चलता है कि हमारा जो इंटरेस्ट था उस चीज को मैंने परस्यू नहीं किया, या फिर किसी फील्ड को उसने पसंद आ गया और उसमें वो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसकी पढ़ाई की उम्र खत्म हो गई, वो अब कॉलेजेस में या स्कूल में नहीं जा सकता। उनके लिए ये कोर्स बहुत ही कामयाब है और बहुत ही जरूरी है। जैसे टीचर्स अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहें,
कोई नया विषय है, कोई नया रिसर्च है, कोई नया अनुसंधान है, कोई नई चीज़ है, कोई नई खोज, उसको अगर हम जानना चाहें, कोई एक नया पेपर ही है जिसको हम पढ़ना चाहें, तो मेरे लिए वो ज़रूरत है। मुझे टाइम बाउंड तरीके से वो पढ़ना होगा, ये मैं समझ में आ जाएगा मुझे, और इसलिए मैं वो कोर्स कर पाऊंगा। जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाह रहा है उसमें सेल्फ ड्राइव जब तक नहीं जग गया, जब तक बच्चे ने ठान नहीं लिया कि मुझे ये पढ़ना है और कितनी जल्दी पढ़ना है, तब तक ये ऑनलाइन कोर्सों का जो हम लाभ समझ रहे हैं वो शायद लाभ नहीं मिल पाएगा। तो फिर ऑनलाइन कोर्सेज का दो यूज़ है। एक तो ये कि आप ऑनलाइन कोर्सेज को डेवलप जरूर कीजिए, उनको डालिए भी, और 25 से 35-40 साल के लोगों के लिए आप उनसे पेमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कमा रहे होते हैं और वो पैसे खर्च करके भी उस जानकारी को, उस विषय को समझने की लालसा रखेंगे और करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। तो आप, एक तो वो सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट वो है जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिनमें कि अब एक और स्किल डेवलप करने की ज़रूरत आ गई है, और वो बहुत ही नेसेसरी स्किल है। और वो क्या है? वो है लर्निंग हाउ टू लर्न। कैसे पढ़ा जाए, कैसे कोई चीज़ सीखा जाए, इसको सिखाना। और मुझे लगता है कि इसके लिए ऑनलाइन कोर्स कर लेना, एक भी अगर कोई पेपर ऑनलाइन कोर्स से कोई बच्चा कर लेता है तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि जब भी मुझे कोई चीज़, नई चीज़ सीखनी होगी तो मैं ऑनलाइन कोर्स के थ्रू वो चीज़, नई चीज़ सीख पाऊंगा। ये समझा देना, ये उसके मन में ला देना ही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होगा, जो कि हम आज की शिक्षा में वो नहीं है। उस कमी को हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि लर्निंग हाउ टू अर्न का टाइम अब गया। अब चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से बदलती चली जा रही हैं कि जो शिक्षा हमने 20 साल पहले ग्रहण की थी वो 20 साल तक तो रहती नहीं है। अब तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में ही चेंज होता रहता है। तो जब तक कि हम अपने आप को अपडेट नहीं करते रहेंगे, तो ये अपडेट करना हमें सीखना होगा, और ये सिखाने का काम अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में होना चाहिए। स्कूलों में भी थोड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। तो इसलिए जो ऑनलाइन कोर्सेज को सब्स्टिट्यूट की तरह देखते हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच करेक्ट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, और ये एक नए सेक्शन के लिए, नए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसको हम अभी तक एड्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम एज में इतना ज़्यादा शिक्षा को फंसा रहे थे कि कोई अगर 40 साल की उम्र में कोई चीज़ पढ़ना चाहे, कोई नई चीज़, तो हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि हम तो 25 साल के बच्चों को ही पढ़ाने में हम फंसे हुए हैं, पूरा देश फंसा हुआ है। और इसलिए कोई 35 साल में अगर कोई कुछ पढ़ना चाहता है तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं कि नहीं, अब आपकी उम्र ख़त्म हो गई और आपने जो पढ़ा है अब आप उसी में आप करो। तो इसलिए उस सेगमेंट को हमने एक एड्रेस किया ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। और दूसरा, जो ट्रेडिशनल टीचिंग है, क्लासरूम टीचिंग है, उसमें हम एक ये एस्पेक्ट, एक एडिशनल एस्पेक्ट, वो भी क्लासरूम टीचिंग के थ्रू ही हम इसको जोड़ें, और जो टीचर है उसको इन कामों में, इस ऑनलाइन कोर्सेज को पूरा करने में वो मदद करे, वो उसको सिखा दे, एक कोर्स करा दे, ताकि वो आगे इक्विप्ड हो जाए कोई भी नई चीज़ पढ़ने के लिए। मुझे लगता है कि तभी इस ऑनलाइन कोर्सेज का कोई मीनिंगफुल हम इसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। हमें ये मानना पड़ेगा कि ऑनलाइन कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री है, ये क्लासरूम टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मुझे लगता है मैं इतनी बात आज आपसे करना चाहता था। आगे फिर और भी चर्चा करनी होगी तो करेंगे। धन्यवाद।